अप्रत्याशित विषयों पर लेखन से संबंधित जानकारी से भरा यह पाठ आगे बढ़ाते हुए इस पाठ से संबंधित जो शेष अंश रह गया है इस भाग में हम समझेंगे और पाठ को बेहतरीन तरीके से समझने के साथ साथ ये जो प्रक्रिया यहाँ पर हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अप्रत्याशित विषय क्या है या उससे संबंधित लेखन क्या है या फिर उस लेखन से संबंधित सावधानियां क्या हैं और लेखन कैसे किया जाता है। इस पाठ को आगे बढ़ाते हुए इस चर्चा को समझने का प्रयास करते हैं। सुसंबद्धता और सुसंगति को और बेहतर तरीके से समझने के लिए एक मोटा उदाहरण दिया जा सकता है। तो जैसा कि पिछले भाग में जब हमने पाठ को पढ़ा आखिर पंक्ति तक, जहां हमने ये पढ़ा कि सुसंबद्धता और सुसंगति का होना बहुत जरूरी है जब हम अपने मन में आए किसी विचार को पंक्ति देते हैं यानी उसको लिखते हैं, क्योंकि अभिव्यक्ति के लिए वर्षों से लोगों ने बोलने के माध्यम को ही प्रिय बनाया है, लेकिन लिखने के अभ्यास का जो अभाव रहा है जिसकी वजह से हर कोई लिख पाने में सक्षम नहीं होता है, इसकी वजह से अभिव्यक्ति का जो लिखित माध्यम है वो पीछे ही रह गया मौखिक माध्यम के मुकाबले। तो वहां पर हमें ये बताया गया कि हम जो अपने आसपास अपने जीवन में देख रहे हैं, हमारे मन में जो विचार हैं उनको हम जब लिखते हैं तो हमें व्याकरण की शुद्धता का ध्यान रखते हुए उसको जैसा वो विचार आता है उसको वैसा ही लिख देना चाहिए, सुसंबद्धता और सुसंगति के साथ। अब ये क्या चीज है इसको समझने के लिए यहाँ पर उदाहरण दिया जा रहा है, वो देखते हैं। मान लीजिए मौसम की चर्चा करते करते आप एकाएक मतलब एकदम से राजनीति पर बात करने लगे और ऐसा करने का कोई ठोस आधार या कारण या मसलन समानता के आधार पर कोई व्यंग्य करना या दोनों का कोई पारस्परिक प्रभाव रेखांकित करना प्रकट ना हो तो आपकी बातों में संबद्धता का अभाव दिखेगा। कहने का अर्थ ये है कि आम जीवन में हर किसी के साथ ऐसा होता है कि जब 3-4 लोग बैठे हों तो कोई टॉपिक ऐसा होता है छिड़ जाता है अनायास ही, बिना सोचे समझे, बिना कोई प्लान किए हुए उस पर चर्चा करते करते, उसी विषय पर चर्चा करते करते कोई अनायास ही दूसरा टॉपिक भी शुरू हो जाता है जिस पे एक बहुत बड़ी चर्चा शुरू हो जाती है जिसमें हमें संबद्धता यानी उन दोनों में जुड़ाव नहीं दिखता लेकिन वो चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। तो ये उदाहरण देकर हमें ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि जिस तरीके से एक विषय की चर्चा करते करते जब हम उससे भटक कर किसी दूसरे विषय की चर्चा करने लगते हैं तो वैसी असंबद्धता हमें हमारे लेख में नहीं दिखनी चाहिए। जो भी हम लेख लिख रहे हैं वो लेख निरंतर एक क्रम में व्यवस्थित रूप से चलता हुआ दिखना चाहिए, उनमें जुड़ाव दिखना चाहिए, संबद्धता दिखनी चाहिए। इसी तरह मौसम की चर्चा करते हुए आप किसी खास दिन, समय और स्थान के मौसम को एक बार खुशगवार बताएं और दूसरी बार उबाऊ भी बता दें तो आपकी बात असंगत नजर आती है। असंगत मतलब यानी कुछ अटपटी सी और गलत सी नजर आना कि एक तरफ आप उस मौसम के अच्छे और सुहाने होने की बात कर रहे हैं फिर उसके बाद उबाऊ होने की बात कर रहे हैं, तो ये चीज आपस में, क्योंकि कोई चीज आपको पसंद आती है तो आप उससे खुश रहते हैं, उबते नहीं है, तो ये चीजें क्या हो गई, असंगत नजर आई, यानी एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं दिख रही हैं और कभी आप ये बोल रहे हो कभी वो, तो विरोध करती हुई दो बातें नजर आ रही हैं, तो ये असंगत नजर आ रही हैं, अटपटी सी लग रही हैं। तो ऐसा अटपटापन हमें हमारे लेख में नहीं दिखने देना है। ये पॉइंट यहाँ पर बताया जा रहा है कि सुसंबद्धता और सुसंगति का होना बहुत जरूरी है हमारे लेखों में, जिससे कि उसमें कुछ ऐसा पॉइंट ना आए कि पढ़ने वाला जो है उसको ऐसा महसूस हो कि यहाँ पर किसी भी तरीके से विचारों में कोई जुड़ाव नहीं दिख रहा। आप अपनी कही हुई बात को इस तरह खुद ही झुठला दे तो कौन आपको पढ़ना चाहेगा। इसलिए लेख चाहे वह संस्मरणात्मक हो, रेखाचित्र हो तथा वैचारिक, उसकी सुसंबद्धता और सुसंगति के प्रति हर लेखक को सचेत होना ही चाहिए। वैसे हमारे सोचने की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से इन गुणों को धारण करती ही है, फिर भी सचेत ना रहने पर कई बार ऐसा हो जाता है, ऐसी गलतियां हो जाती है। अगर सचेत ना रहा जाए तो संभव है ये गुण कहीं कहीं नदारत हो जाते हैं, यानी गायब से दिखने लगते हैं। इसलिए सचेत होना बहुत जरूरी है।
यह भी उल्लेखनीय है कि सामान्यतः निबंधों, आलेखों, प्रश्नोत्तरों में जहां मैं शैली का प्रयोग वर्जित होता है, यानी कि मैं शैली, जैसे आपने कविता में कई बार पढ़ा होगा कि कवि ने लिखा है कि मैं अपने आप को व्यक्त करते हुए मैं शब्द का प्रयोग करते हुए वो अपनी कविता को सामने रखता है। लेकिन ये जो मैं की शैली है, मैं की शैली यानी मैं को सामने मैं के आधार पर अपने लेख को प्रस्तुत करना जो है, इसको कहते हैं मैं की शैली का प्रयोग करना। वो प्रश्नोत्तरों में वर्जित होती है, मना होती है, निबंधों में और आलेखों में भी मना होता है, उसको मैं शैली में हम नहीं लिख सकते। वहीं इस तरह के लेखन में मैं की आवाजाही बेरोक टोक चल सकती है। तो इस तरीके से क्या बताया गया कि जिस तरीके से उल्लेखनीय है कि सामान्यतः निबंधों, आलेखों, प्रश्नोत्तरों में जहां मैं की शैली का प्रयोग वर्जित होता है, वर्जित यानी मना होता है, इसी तरह के लेखन में मैं की आवाजाही रोक टोक चलती है। यानी जो हम यहाँ पर अप्रत्याशित विषयों पर लेखन की चर्चा कर रहे हैं, उसमें मैं की आवाजाही यानी मैं शैली में आप अपनी रचना को बिना किसी रोक टोक के बेरोक टोक कर सकते हैं। यहाँ विषय की प्रकृति में ही निहित होता है कि लेख में व्यक्त विचारों को आत्मनिष्ठता और लेखक के व्यक्तित्व की छाप, पर्सनालिटी की छाप होगी। इसलिए अन्यत्र वस्तुनिष्ठता के आग्रह से मैं शैली को भले ही ठीक ना माना जाता हो, पर यहाँ पर उस पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है और ना ही कोई प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आइए अब आपके सामने कुछ नमूने पेश करते हैं। नमूने यानी कि वही उदाहरण। सबसे पहले 3 नमूने एक ही विषय, दीवार घड़ी पर। यह बिल्कुल खुला हुआ विषय है। यानी खुला विषय क्यों है? क्योंकि हर किसी के घर में दीवार पर एक घड़ी जरूर होती है और हर किसी के पास इसको लेकर अपने एक विचार हो सकते हैं। एक खुला विषय है। सबसे पहले 3 नमूने एक ही विषय के दीवार घड़ी पर रहेंगे। ये बिल्कुल खुला हुआ विषय है। विषय प्रस्तावित करने वाला यहाँ किसी तरह की चौहद्दी नहीं बांध रहा और ये किसी भी तरीके के नियम में, चौहद्दी यानी कि चारों तरफ से किसी नियम के घेरे में बंधा हुआ नहीं मिलेगा आपको। वह आपको इस बात की छूट दे रहा है कि इस विषय के साथ साथ आपके जेहन में जो भी ख्याल उभर रहे हैं उन्हें सुसंगत तरीके से शब्दबद्ध करें। अगर वह दीवार घड़ी की उपयोगिता, दीवार घड़ी का इतिहास जैसा कोई विषय प्रस्तावित करता तो बात और थी। वहां ढीला ढाला ही सही एक बंधन होता और आप उसकी मर्यादा का ध्यान रखते हुए लेखन करते। पर यहाँ आपको खुले मैदान में छोड़ दिया गया है। आप जिस दिशा में जाकर जुगाली करना चाहते हैं करें। इन तीनों नमूनों को देखकर यह बात आपके सामने साफ हो जाएगी। जुगाली करना हर किसी को मालूम है। जुगाली करना क्या होता है? जब बेरोक टोक जब जानवर मुंह चलाते हैं बिना कुछ खाते हुए, उनके मुंह में कुछ नहीं होता कि वो खा रहे हैं लेकिन अपना मुंह चलाते हैं, उसे जुगाली करना कहते हैं। तो यहाँ पर बिना किसी रोक टोक के आप अपने विचारों को लिखते जा रहे हैं बिना किसी नियम में बंधे हुए। तो आपको यहाँ पे अकेला छोड़ दिया गया है कि आप जुगाली करना चाहें तो यहाँ कर सकते हैं। और यहाँ पर आप एक तरीके ये भी देख सकते हैं, यहाँ पर इन पंक्तियों में जो भी कुछ लिखा है, अप्रत्याशित विषय के लेखन को लेकर हम ये जान सकते हैं कि ये उसकी एक विशेषता के रूप में या फिर उसकी एक पहचान बन के हमारे सामने पेश हुई कि अप्रत्याशित विषय क्या है जिसकी हमने आशा ना की हो, सोचा ना हो, ऐसे विषय को उठाकर हम लिखने लग जाएं। और उस विषय को लिखने के लिए की विशेषता ये है कि हमें किसी भी तरीके के नियम में बंधा नहीं होना है। बिना किसी नियम में और बंधे हुए हम उसको बिना रोक टोक के कैसे भी लिख सकते हैं। तो वहाँ ढीला ढाला ही से ही एक जहाँ बंधन होता है, लेकिन यहाँ पर आपको किसी भी मर्यादा का ध्यान नहीं रखना है। यहाँ आप खुले मैदान में पड़े हो जैसे, उसी तरीके से आप यहाँ पर जुगाली कर सकते हैं और इस तरीके के नमूनों को देखकर आपको ये बात साफ हो जाएगी। तो यहाँ पर जो 2-3 उदाहरण दिए हैं उनको पढ़ते हैं और हम समझते हैं। दीवार घड़ी, पहला नमूना। उसे देखते ही किसी फिल्म का एक खूबसूरत सा दृश्य याद आता है। घड़ियों की एक दुकान में नायक नायिका की मुलाकात होती है। हर तरफ भांति भांति की घड़ियां टंगी हैं। 12 बजने ही वाले हैं। जो ही नायक कुछ कहना चाहता है वह कुछ बड़ा ही मानिखेज है। घड़ियों की सुइयां 12 पर पहुंच जाती हैं और एक एक कर सारी घड़ियों से 12 बार घंटी बजने की आवाज उठने लगती है। अगले कुछ सेकंड तक ऐसा संगीतमय शोर गूंजता रहता है कि नायक हल्का कर चुप रह जाता है। घड़ियों ने मानो उनका मंच ही छीन लिया हो। फिर नायक नायिका दोनों इस मधुर विडंबना पर मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। ये खूबसूरत दृश्य मेरी याददाश्त में उसी तरह टंगा है जिस तरह दीवार पर घड़ी टंगी है, कहीं आती जाती नहीं, हमेशा स्थिर फिर भी गतिशील। और इस तरीके से आप देखेंगे कि ये एक अप्रत्याशित विषय
से संबंधित एक लेखन का उदाहरण बनकर यहाँ पर पेश हुआ है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से। कैसे, उसको हम देखते हैं जो अभी तक हमने पढ़ा है उसके आधार पर। पहली बात तो आप देख सकते हैं कि घड़ी को किस तरीके से नायक नायिका से जोड़ते हुए किसी विषय को लिखा जा सकता है, बिल्कुल सोचा नहीं था। अब यहाँ पर ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि आप अपने एक ही विषय को लेकर हर किसी के विचार अलग अलग हो सकते हैं और उस विचार को हर कोई अपने तरीके से पेश कर सकता है। तो पहला विचार यहाँ पर यही पेश हुआ कि घड़ी को यहाँ पर नायक नायिका से जोड़ते हुए दिखाया गया। दूसरा, आप देख सकते हैं कि घड़ी की कुछ सेकंड की जो सुइयां है, जो आवाज करती है, उसको संगीतमय शोर की तरह दिखाया गया है। फिर उसके बाद नायक नायिका की भूमिका तो दिखाई ही गई है यहाँ पर, और साथ ही आप देखेंगे कि सुसंबद्धता, यानी यहाँ पर किस तरीके से विचारों में और आपके टॉपिक में जुड़ाव दिख रहा है। कैसे, अब आप देखेंगे यह खूबसूरत दृश्य मेरी याददाश्त में उसी तरह टंगा है। यहाँ पर जिस दृश्य की बात हुई है वो इसको यहाँ पर लिखने वाले ने कितनी खूबसूरती से पेश किया कि यहाँ खूबसूरत से ये जो दृश्य मैंने अभी जिसकी बात की है वो मेरी याददाश्त में उसी तरह टंगा है जिस तरह दीवार पर घड़ी टंगी होती है। घड़ी का टंगना दीवार पर सभी ने देखा है, और याददाश्त में किसी बात का टंगा रहना या टिके रहना, एक ही बात को शब्दों के माध्यम से जोड़कर पेश किया है कितनी खूबसूरती से, जिससे कि इन दोनों ही बातों में जुड़ाव दिख रहा है और आप साफ तरीके से देख सकते हैं। कहीं आती जाती नहीं, हमेशा स्थिर फिर भी गतिशील, और आखिर में फिर घड़ी की बात आ गई है। लेकिन देख रहे हैं आपकी विषय कहीं नहीं छूटा, और आप जिस ख्याल को, अपने कुछ ख्याल को अलग तरीके से पेश करना चाहते थे वो भी पेश हो गया, जुड़ाव भी दिखा हमें तो, और साधारण सी भाषा में लिखा भी हुआ है। तो इस तरीके से ये एक अप्रत्याशित विषय के पर एक लेखन प्रस्तुत किया गया है, जिनमें ये पॉइंट्स होना बहुत जरूरी है जो हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं। और सभी ने देखा है कि यहाँ पर व्याकरण से संबंधित कोई अशुद्धि नहीं थी, क्योंकि जब हम सेंटेंस पढ़ते हैं तो भले अगर हमें व्याकरण की जानकारी ना हो तो, लेकिन हमें ये पता लग जाता है कि यहाँ पर सेंटेंस जो है, वाक्य का निर्माण जो है गलत तरीके से हुआ है, लेकिन ऐसा कहीं भी ये महसूस नहीं हुआ है, और एक बहुत बढ़िया उदाहरण बनकर हमारे सामने पेश हुआ है। अगले उदाहरण पढ़ते हैं। ऐसी कई स्मृतियां दीवाल घड़ी के साथ जुड़ी हैं। मेरे घर में जब पहली दीवाल घड़ी खरीद कर आई, वही अभी तक की आखिरी भी है, तो उसे टांगने की जुगत में पूरा घर जिस तरह लगा रहा, उसकी याद आते ही बेसाख्ता हंसी छूट जाती है। हम सब उस दिन अंकल पोजर की मुद्रा में थे। हर कोई भवन शास्त्र से लेकर सौंदर्य शास्त्र तक का विशेषज्ञ होने का दावा कर रहा था। घड़ी यहाँ टंगनी चाहिए, नहीं वहां टंगनी चाहिए। कील ऐसे ठोकी जानी चाहिए, नहीं वैसे ठोकी जानी चाहिए। घड़ी हाथ की पहुंच में होनी चाहिए, नहीं पहुंच से बाहर होनी चाहिए। ये सारी बहसें हम तमाम विशेषज्ञों के बीच चलती रही, और इस तरीके के शब्दों का आप देख सकते हैं, कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जो यहाँ पर हास्य व्यंग्य का कारण बने हैं। कुछ आप कह सकते हैं कि हास्य की भी वजह बने और व्यंग्य करते हुए कुछ से दिख रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर विषय को एक अलग तरीके से पेश करते हुए दिख रहा है यहाँ पे ये टॉपिक। आगे बढ़ते हैं। ये सारी बहसें हम तमाम विशेषज्ञों के बीच चलती रही, और अंत में जब सर्वसम्मति से किसी फॉर्मूले के तहत काम संपन्न हो पाया, तब तक दीवार पर कम से कम 6 जगह उसे टांगे जाने की कोशिशों के निशान छूट चुके थे। और एक तरीके से फिर से आप देख सकते हैं हास्य का एक पुट यहाँ पर मिलता है। अगली दिवाली पर उन गड्ढों के भरे जाने तक दीवार घड़ी तारों के बीच चमकते धवल चांद की तरह स्थापित रही। चांद तो अब भी है, पर तारे नहीं रहे। ये चांद ऐसा है जो तकरीबन सभी मध्यवर्गीय घरों में पाया जाता है। मेरी ही तरह उन घरों के बाशिंदों के मन में भी उसे लेकर कुछ न कुछ यादें बसी होंगी। ये कितना अजीब है कि जो प्रतिक्षण समय के बीते जाने पर टकटकी लगाए रखता है, और वह स्मृतियों के रूप में हमारे भीतर समय को कहीं स्थिर भी कर देता है। दीवाल घड़ी नमूना 2। वह मेरे ठीक सामने है, एक साफ सुथरी दीवार पर कील के सहारे टंगी हुई। कील दिखती नहीं, इसका मतलब यह है कि कील पर उसके टंगे होने का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध नहीं है, लेकिन तर्क शास्त्रियों ने तो तर्क संगत अनुमान को भी प्रमाण की ही श्रेणी में रखा है। अच्छा, एक बात यहाँ पर यह बताने वाली है कि क्योंकि हम यहाँ पर उदाहरण पढ़ रहे हैं, तो बच्चों के दिमाग में ये पढ़ते हुए आता है कि हमको भी इसी तरीके से एक बेहतरीन लिखना है टॉपिक, तो जिससे कि हम भी एक अच्छा उदाहरण पेश कर सकें। तो इसका मतलब ये नहीं कि जिस तरीके से यहाँ पर कठिन कठिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, आप इसके
चक्कर में फंसकर बहुत परेशान हो जाएं, साधारण शब्दों का प्रयोग करें, व्याकरण के अनुसार सही वाक्यों का निर्माण करें। आपके मन में जो विचार आ रहा है उसको लिखें। विचार आने का मतलब नहीं कि वो बेकार से अनुचित से विचारों, और आप वो विचार सभी को मालूम होता है कि जो लिखने से संबंधित है या फिर एक उचित बात है जो हम सबके सामने पेश कर सकते हैं, उस तरीके के विचार होने चाहिए। उसको आप उस तरीके से लिखने की कोशिश करें। और इस तरीके से 2-3 उदाहरणों को आप लेंगे और स्वयं से लिखेंगे, आप भी बड़े ही सरलता से ऐसे ही अप्रत्याशित लेखों पर अपने की तरह ही अपने लेख भी प्रस्तुत कर पाने में सक्षम हो पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। इसलिए तर्क पर आधारित यह अनुमान बिल्कुल निरापद है कि घड़ी कील के सहारे टंगी है। वह अपनी जगह बिल्कुल स्थिर है, पता नहीं कब से लेकिन चल रही है। उसके कांटों में एक अनवरत चक्रीय गति है। चक्र या वृत्त की ना कोई शुरुआत होती है ना उसका कोई अंत होता है। इस तरह इन कांटों की चक्रीय गति हमें बताती है कि समय अनादि अनंत है। घड़ी को दीवार के आसन पर बिठाकर मानो यही बताते रहने का जिम्मा सौंप दिया गया है कि समय लगातार बीत रहा है, पर खत्म होने के लिए नहीं। यह विरोधाभास सा लगता है ना। किसी झुके हुए मर्तबान से लगातार पानी गिर रहा है, पर ना पानी कम होता है ना मर्तबान खाली होता है। तो ये वाले जो समय की बात हो रही है, क्योंकि दीवार घड़ी की बात हो रही है, घड़ी से संबंधित जोड़ते हुए उस मर्तबान की बात हो रही है जहां पर आप देखेंगे धीरे 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 रेत जो है एक खाने से दूसरे खाने में गिरता है, तब उससे समय पता लगाया जाता था। और किस तरीके से अपने विचार को बेहतरीन तरीके से पेश करने के लिए यहाँ पर एक दूसरा उदाहरण जो कि बहुत ही उचित तरीके से यहाँ पर फिट हो जा रहा है। ऐसे ही हम भी अपने विचारों को पेश कर सकते हैं, इनको एक उदाहरण के रूप में समझकर। गौर करें तो यह विरोधाभास नहीं है। समय अनंत है, पर हम सबका अपना अपना समय अनंत नहीं। घड़ी के चक्र में हर थोड़ी थोड़ी दूरी पर जो लकीरें हैं, वे समय के कृत्रिम खंड ही सही, वे हमें बताती हैं कि हर इंसान का, हर चीज का और हर काम का अपना समय होता है। वह शुरू भी होता है और खत्म भी। याद आता है कौन बनेगा करोड़पति का वह छोटा सा बहुचर्चित जुमला, तो आपका समय शुरू होता है अब। और इस तरीके से आप देख रहे हैं कि घड़ी से जुड़ी हुई बात है, किस तरीके से ये चीजें और ये जुमले जो हैं आपस में जुड़े हुए दिख रहे हैं। कहीं से भी टॉपिक जो है इधर से उधर भटका नहीं है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा उदाहरण पढ़ते हैं। दीवाल घड़ी नमूना 3। वह मेरे ठीक सामने है, एक साफ सुथरी दीवार पर कील के सहारे टंगी हुई, बिल्कुल स्थिर है अपनी जगह पर, पता नहीं कब से पर लगातार चल रही है। हिंदी में टिक 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 और अंग्रेजी में टिक टॉक टिक टॉक। उसे अंग्रेजी या हिंदी नहीं आती, पर दोनों तरह के भाषा भाषी उसकी पदचाप, पदचाप यानी पदचाप का मतलब होता है पैरों की आवाज, लेकिन क्योंकि सुइयों के चलने की बात हो रही है तो यहाँ पर सुइयों के चलने पर जो आवाज होती है घड़ी में, उसकी बात हो रही है। तो मतलब कहने का अर्थ ये है कि कोई भी भाषा हो, लेकिन घड़ी की आवाज हर किसी के लिए एक सी है, अपने अपने तरीके से बस उसको सुनते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कुत्तों को अंग्रेजी या हिंदी नहीं आती, पर अंग्रेजी समाज के लिए वह बाऊ बाऊ करता है और हिंदी समाज के लिए वह भौं भौं। टिक टिक या टिक टॉक की पदचाप के साथ लगातार चलायमान, चलायमान जो चलता रहता है, यह घड़ी सामने की दीवार पर एक खूबसूरत सी बिंदी के समान दिख रही है। कमरे के चारों दीवारों पर कहीं भी और कुछ नहीं है, ना कोई पेंटिंग और ना ही कोई कैलेंडर। ऐसे में इस गोलाकार घड़ी का वजूद सिर्फ उपयोगितावादी नहीं लगता, वह खूबसूरती के लिए भी है। उपयोगितावादी यानी सिर्फ हमारे उपयोग मात्र के लिए ही नहीं है। दीवार की हल्की पीली रंगत के साथ उसका भूरा रंग एक नयन अभिराम कॉन्ट्रास्ट रचता है, और उसकी अनथक चलती सुइयां, अनथक यानी जो बिना थके उसकी चलती रहती हैं सुइयां, दीवारों की स्थिरता के बीच एक जीवंत स्पंदन करती हैं। दीवारों की खामोशी और स्थिरता के बीच वह ऐसी दिखती है मानो कोई बच्चा चुपचाप बैठे रहने की सजा निभा रहा हो, पर उसकी आंखें लगातार बोल रही हों। हाँ, वह बोल रही है, ना अंग्रेजी में ना हिंदी में, बल्कि एक ऐसी जबान में जिसे इस धरती पर रहने वाला हर समझदार इंसान समझता है। कुछ ज्यादा नहीं उसके पास कहने के लिए, वह तो सिर्फ इतना कह रही है कि वक्त किसी के लिए नहीं ठहरता। बात बड़ी है, भले ही इस घड़ी की सुइयां मेरी कलम के आकार से ज्यादा बड़ी ना हो, बस एक चीज अखरती है। लगाने वाले ने उसे ऐसी जगह लगाया है कि उसे देखो तो खिड़की की तरफ पीठ करनी ही पड़ती है। काश ऐसा ना होता।
इन नमूनों में से पहला मुख्यतः स्मृति आधारित है, स्मृति यानी याद के आधार पर आधारित है। दीवाल घड़ी को देखकर जो यादें मन में उभर आई हैं। अब यहाँ पर पॉइंट नोट करने वाली चीजें हैं कि किस तरीके के आधार पर, कौन कौन से आधार पर यहाँ पर ये नमूने पेश किए गए हैं, किस आधार पर ये लिखे गए हैं। तो जो पहला नमूना है वो किसके आधार पर है? स्मृति आधारित है। पहला पॉइंट है ये कि स्मृति आधारित। आप इसको याद रख सकते हैं कि एक तो यहाँ पर स्मृति आधारित है, अभी आगे पढ़ेंगे और किस किस आधार पर है। तो आप किसी याद के सहारे पर, कोई चीज आप हो चुकी है, आप उसको अपनी यादों में से वापस लाकर और उसको उसके आधार पर लिख सकते हैं। दीवाल घड़ी को देखकर जो यादें मन में उभर आई हैं उन्हें लेखक एक तरतीब दे रहा है। तरतीब देने के सिलसिले में ध्यान इस बात का रखा गया है कि वे स्मृतियां पाठक को दिलचस्प जान पड़े, साथ ही यथासंभव उन स्मृतियों से कहीं एक दो वाक्यों में ऐसा निचोड़ निकाला जाए कि वे किसी सामान्य सत्य यानी एक बड़े धरातल पर अनुभव किए जाने वाले सत्य की ओर इशारा करने लगे। दूसरा नमूना दार्शनिक मिजाज का है। दार्शनिक यानी फिलोसफिकल व्यूज को लेकर है, यानी वो घड़ी के विषय में सोच रहा है, लेकिन घड़ी जो है और किन किन मायनों में अपने अर्थ को देता है उस पहलू को लेकर भी चलता है। तो आप एक विषय को समझ रहे हैं बेहतरीन तरीके से और उसको फिलोसफिकल व्यू से पेश करना चाहते हैं। एक ये तरीका है जो कि दूसरा तरीका है किसी भी विषय को लिखने के लिए। तो दूसरा था दार्शनिक मिजाज, जिसे कहते हैं फिलोसफिकल व्यू। यहाँ लेखक दीवाल घड़ी को देखता है और रोजमर्रा की छोटी मोटी चीजों से ऊपर उठकर कुछ ऐसे गंभीर प्रश्नों की ओर उन्मुख यानी आगे बढ़ जाता है जो उस घड़ी के साथ एक क्षीण तंतु से जुड़े हुए हैं। तीसरा नमूना मुख्यतः अवलोकन आधारित है। अवलोकन उसको बारीकी से जांचने के आधार पर है। जिस तरीके से बताया कि घर में इधर उधर जो है घड़ी के लिए जिस तरीके से कोशिशें की गई हैं, अवलोकन किया गया है और उसके आधार पर आप किसी विषय को लेकर अवलोकन करते हैं, अच्छी खासी जांच पड़ताल करते हैं और उसके आधार पर उसको जो आप समझते हैं वो लिखें। तो ये तीसरा उदाहरण था कि आप किसी लेख को एक अवलोकन के आधार पर लिख सकते हैं, दूसरा दार्शनिक मिजाज के आधार पर, पहला जो है स्मृति के आधार पर। अब यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे वो है अवलोकन आधारित। सामने की दीवार पर एक घड़ी दिखती है और उसकी खूबसूरती, गति, आवाज, टंगे होने का अंदाज, ये सारी चीजें लेखक की टिप्पणी का विषय बन जाती हैं। टिप्पणी में स्थिति का बयान करने के साथ साथ वह अपनी राय भी जाहिर करता है और उनके द्वारा अपने लेखन को सपाट विवरण बनने से बचाता है। कहीं एक दो वाक्यों में निचोड़ के तौर पर किसी सामान्य सत्य को प्रतिष्ठित करने की पद्धति यहाँ भी अपनाई गई है। तरीके और भी हो सकते हैं, मसलन किसी ज्वलंत सामाजिक सांस्कृतिक प्रश्न, जातिवाद का जहर पर लिखना हो तो आप तथ्य यानी जो फैक्ट होते हैं उसके आधार पर लिख सकते हैं, फैक्ट को साथ में लाकर लिख सकते हैं और उसका विश्लेषण प्रस्तुत करने की पद्धति में अपना सकते हैं। किसी खास जगह के दृश्य, मेरे मोहल्ले का चौराहा को उकेरना हो तो आप कल्पना के उस दृश्य को उपस्थित मानकर चल कैमरे को की तरह अनेक ब्योरों को समेट सकते हैं। यानी आप किस तरीके से कैमरा किसी चीज को कैप्चर करता है, उन सारे ब्योरों की उनको ब्योरे के आधार पर, एक कैमरे के ब्योरे के आधार पर उसको पेश कर सकते हैं। आपने कई लेख ऐसे पढ़े होंगे अगर आप पुस्तक पढ़ते रहते हैं तो, कि किस तरीके से एक लेखक बताता है कि कैमरे ने उसको किस तरीके से जूम किया और उसको छोटा सा जो सीन है वो किस तरीके से एक एक चीज खिल कर सामने आती है और कैमरा उसको उतनी खूबसूरती से बयां करता है। आप उसके आधार पर चीजों को लिख सकते हैं। फिर किसी प्रवृत्ति या चलन पर लिखना हो तो उसके गुण अवगुण पर तर्क पूर्वक विचार कर सकते हैं। यानी आप किसी विषय में लिख रहे हैं तो आप उसको गुणों को अवगुणों को बताएंगे, तर्क देंगे, जिसे कहते हैं समीक्षा करना या फिर आलोचना करना। आप उसके आधार पर भी किसी विषय को सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। तो कई तरीके हैं जिसके आधार पर आप अपने लेख को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पेश कर सकते हैं। पिछले 3 नमूनों के लिए अपनाए गए तरीकों से जुदा है। कहने का मतलब यह है कि आप अपनी सुविधा और विषय की मांग के अनुसार अपने तरीकों का चुनाव कर सकते हैं। अगर आपके सामने विषय है जातिवाद का जहर, तो जाहिर है कि आप कल्पना की उड़ान वाली शैली नहीं अपनाएंगे। जातिवाद का जहर जो कि रियलिटी वाला एक टॉपिक है, आप उसको
रियलिटी से लेकर कुछ उदाहरणों के साथ प्रस्तुत हो सकते हैं। तो इसमें कल्पना की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप ये ऐसा टॉपिक है कि आपके पास रियलिटी वाला व्यू हो कोई, तो आप उसको पेश कर सकते हैं, या इसको लेकर आपके अपने जो पर्सनल व्यूज़ हैं आप उसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कल्पना की कोई जगह ही नहीं है। तो कल्पना की उड़ान वाली शैली नहीं अपनाएंगे हम यहाँ पर। ये एक ज्वलंत सामाजिक मुद्दा है जो आपसे ठोस विश्लेषण और स्पष्ट राय की मांग करता है। तो इस विषय के साथ साथ आपका बर्ताव शायद कुछ इस तरह हो। जातिवाद का जहर जीवित शरीर को मौत की नींद सुला देता है, और अगर शरीर की प्रतिरोध क्षमता के कारण वह ऐसा ना कर पाए तब भी शरीर की व्यवस्था में भयंकर उथल पुथल मचाकर उसे अशक्त और बीमार तो बना ही देता है। अशक्त यानी शक्तिहीन कर देता है उसे। मानव समाज के जीवित शरीर में जातिवाद ने ऐसे ही जहर का काम किया है। हमारे जिन पुरखों ने कर्म के आधार पर वर्ण तय किए थे, उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि कल को यह विचार जन्मना जाति व्यवस्था में परिणत हो जाएगा, और इसके चलते गर्भ में शिशु के आते ही उसकी नियति तय हो जाया करेगी। उन्हें इस बात का शायद ही अंदाजा रहा हो कि वे जो बीज बो रहे हैं उससे ऐसा विश्व वृक्ष निकलेगा जो आगे हजारों सालों तक गैर बराबरी और शोषण उत्पीड़न का आधार बनकर समाज की तंदुरुस्ती का क्षय करता रहेगा। आज हम बड़े बड़े औद्योगिक संयंत्रों, तीव्र गति वाले परिवहन साधनों, स्वचालित उपकरणों, कंप्यूटर और इंटरनेट के युग में जी रहे हैं। फिर भी जन्म के आधार पर अब कुछ लोगों को अपना और कुछ को पराया मानने, कुछ को बड़ा और कुछ को शूद्र मानने की सदियों पुरानी परिपाटी कायम है। आए दिन अखबारों में इस तरह की खबरें पढ़ने को मिलती हैं कि फला गांव या कस्बे में किसी प्रेमी युगल को इसलिए मार डाला कि उन्होंने अलग अलग जातियों से आने के बावजूद साथ जीवन बिताने का सपना देखा था। ऐसी खबरों का दोहराव होने में भी ज्यादा अंतराल नहीं आता कि किसी गांव में एक जाति विशेष के टोले पर दूसरी जाति के लोगों ने हमला कर दिया और महिलाओं, बच्चों समेत बड़ी संख्या में लोग मारे गए। यह कहना गलत ना होगा कि जातिवादी तनाव हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन बैठा है, जो गाहे बगाहे अपना चरम रूप धारण कर लेता है और अपने तांडव में कितनी ही जिंदगियों को उजाड़ देता है। सामान्य रूप से यह माना जाता है कि आधुनिक लोकतंत्र ऐसी मानव विरोधी परिपाटियों के वजूद को मिटा डालता है, पर हमारे यहाँ मंजर ही उल्टा है। हमारे लोकतांत्रिक चुनावों ने जातिवादी भावनाओं को और गहरा बनाने का काम किया है। अलग अलग जातियां राजनीतिक दलों के वोट बैंकों में तब्दील हो गई हैं। ऐसे में कोई उम्मीद भी कैसे कर सकता है कि ये लोकतंत्र जातिवाद की जड़ों पर प्रहार कर पाएगा। राजनीति में जब जातिगत आधारों पर गोलबंदियां होती हैं, तब स्वाभाविक है कि हमारे गली मोहल्लों, हमारे काम के स्थान, हमारे शिक्षण संस्थान इत्यादि भी इस तरह की गोलबंदियों से मुक्त नहीं होंगे। जिस तरह शरीर में प्रवेश करने वाला जहर धमनियों में दौड़ते खून की मदद से अंग प्रत्यंगों तक पहुंच जाता है, वैसे ही जातिवाद का जहर समाज के हर अंग को अपनी जकड़ में ले चुका है। पर इस समाज की जिजीविषा अद्भुत है। वह इस जहर को परास्त करके ही रहेगा, क्योंकि इसे जीना है, और वह भी तंदुरुस्त रहकर घिसट कर नहीं। जातिवाद से फायदा उठाने वाले लोग मुट्ठी भर हैं और उसका नुकसान झेलने वाले बहुसंख्यक यानी जो बहुत मात्रा में होते हैं। इस बात को समझने के लिए संकेत से हिंदुस्तान की जनता देने लगी है। जिस दिन उसकी सोच पर पड़े सारे झोल को चीर कर यह बात साफ साफ दिखने लगेगी, उसी दिन इस मारक विष का सही उपचार शुरू हो जाएगा। ये था उदाहरण जो कि आपके इस पाठ में दिया गया है, बहुत ही कठिन शब्दों के साथ, जिसे पढ़कर बच्चे घबरा जाएंगे कि अगर उनकी परीक्षा में ऐसे विषयों पर लेख लिखने के लिए आ जाएगा जो कि उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें नियमों को ध्यान में रखना है कि हमारे मन में जो विचार आ रहे हैं, हमने उस विषय को लेकर आज तक क्या क्या सोचा है, समझा है, देखा है, जो हम लिख सकते हैं। आसान भाषा में लिखें, व्याकरण का ध्यान रखते हुए, सही वाक्य का निर्माण करते हुए, कहीं टॉपिक से इधर से उधर ना भटकें, टॉपिक एक क्रम में चलता हुआ दिखाई दे, जुड़ा रहे। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आपने अपने जीवन में जो देखा है, अगर इस टॉपिक से संबंधित आपके पास कोई अपनी जानकारी है, उस जानकारी को पेश करें और उस जानकारी के आधार पर आपके मन में क्या ख्याल आए हैं वो लिखिए। उसके बाद आपने आस पड़ोस में, अपने गांव में क्या देखा है उस विषय से संबंधित, आप उस अपने एक्सपीरियंस को लिखिए और एक बहुत ही सुंदर लेख तैयार होकर आपके सामने आ जाएगा। जैसे कि आपने अपने गांव में जाकर ये देखा हो कि किस तरीके से आज भी छोटी जाति और बड़ी जाति का भेदभाव वहाँ पे बड़ी आसानी से देखने को मिल जाता है। अपने उस पॉइंट ऑफ व्यू को सामने रखें और उसके बाद आप इस विषय को लेकर लोगों में ये चाहते हैं कि वो ऐसा ना करें,
आप जो चाह रहे हैं अब उस विषय को देखने के बाद कि हमारे आसपास समाज में क्या हो रहा है, फिर वो बताएं अपने लेख में कि ऐसा हमारे समाज में नहीं होना चाहिए। फिर उससे संबंधित तथ्य आज तक आपने अपनी पाठ्य पुस्तकों में पढ़े होंगे, आपने अपने टीचर से सुने होंगे, आसपास के लोगों से सुने होंगे, किसी ने अच्छी बातें की होंगी उस विषय को लेकर, किसी ने गलत बातें भी की होंगी जो आपको पसंद नहीं आई होंगी, आप वो लिखें। यानी आपके पास टोटल उस विषय को लेकर आज तक आपके पास कितने एक्सपीरियंस आ चुके हैं और जो आपको याद आ सकते हैं और जो लिखने लायक हो, उनको आसान भाषा में और सही वाक्य निर्माण के साथ लिखते चले आएं और बेहतरीन तरीके से एक लेख को प्रस्तुत करने में आप सक्षम हो पाएंगे। मुझे लगता है कि ये पाठ आपको सबको यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। बहुत ही ईजी है पाठ, बहुत ही अच्छा है, जो अगर आप इसको अपनी आदत भी बना लेंगे तो आप अपने जीवन में आगे बहुत कुछ अच्छा लेख लिख सकेंगे और आपके लिए वो बहुत हद तक बहुत ज़्यादा प्रेरणादायी भी हो सकता है।